नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का पार्ट 1 बुक है उसका चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग चर्चाएं यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन की चर्चा की हुई थी और इस वाले पार्ट में हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा हुआ है वीडियो तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि इसमें कैसे किस प्रकार से लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चाएं करेंगे कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इस चैप्टर से कितना पूछा गया है पिछले 10 साल में और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उनकी यहाँ पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले एज इट इज हमारा जैसे ही ये क्लास स्टार्ट होता है तो आपको एक कोटेशन दिखाई देता है। जैसे आज का कोटेशन है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें उसी समय उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, या लगातार हम 5 बरस तक 6 बरस तक भी अगर पढ़ाई करते रहे, किसी सरकारी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं और हमें उस समय रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। या जैसे आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सपना देख रहे हैं टॉपर बनने की, लेकिन एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे दिन लग रहा है ऐसा कि कुछ इससे मिल नहीं रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो हमें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा आपको वहां पे नहीं करना है। जो आपके सेहत के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमेशा कड़वी ही होती हैं, तो जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा आपको कड़वी ही लगेगी। जैसे आपके लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एजुकेशन यानी शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो समझिए कि आप 13 घंटे वाले वर्क का काम की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर 6 घंटे अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं यानी आप 13 घंटे वाला जो काम है उसकी आप तैयारी करने में लगे हुए हैं कि आने वाले समय में हमें 13 घंटे जो वर्क करने हैं तो इसलिए अभी हमें आराम कर लेना है, अभी हमें पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अभी आप 6 घंटे का पढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटे का भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझिए कि आप उन 13 घंटों वाले वर्क से बचने वाले हैं। यही बातें यहाँ पर समझाई गई हैं कि जो शिक्षा है जब हम ग्रहण कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा कठिन लगता है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। जैसे पढ़ाई को नीरस बोला गया है, बिना रस वाला है ये, लेकिन जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि पूरे साल हमने जो मेहनत किया, जैसे ही आपका बिहार बोर्ड का रिजल्ट आएगा और उसमें जो नंबर आपका अप्रत्याशित आएगा, जितना आपने सोचा नहीं है उससे भी ज़्यादा जब नंबर आएगा आपका, ये डेली जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं इसकी वजह से, तो आपको पता चलेगा कि पूरे साल जो हम पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ में, पेशेंस के साथ में जो हमने पढ़ाई किया हुआ है आज उसका फल मिला हुआ है, तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा। आइए आते हैं, देखते हैं कि अब तक इस चैप्टर नंबर 1 से जो क्लास 12 का पार्ट 1 का जो भूगोल है, चैप्टर नंबर 1 से कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखा हुआ था और समझा हुआ था कि उसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में, और उसी में साथ में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कितने पूछे गए हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें यानी 1 नंबर ये क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 मिनिमम 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और वही अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे भी मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप वो जो 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी के सभी 3 क्वेश्चन का आप जवाब दे दें। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे कि 2015 से लेकर 2025 तक में एक भी क्वेश्चन, केवल पूरे 9 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ 2015 में यानी इस आज से ठीक 10 बरस पहले इस चैप्टर से एक केवल दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन केवल एक ही पूछा गया है। और बाकी आप देख रहे हैं तो 0 0 0 0 आपको 2025 तक में दिखाई देगा, यानी इस चैप्टर से एक भी 5 नंबर का जो क्वेश्चन है पिछले 9 साल से नहीं पूछा हुआ है। लेकिन हमें यह नहीं सोच के पढ़ना है कि इससे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है पिछले 9 साल से नहीं पूछा हुआ है तो इस साल नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड
चौंका देगा आपको, हो सकता है इस साल क्वेश्चन पूछ दे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसको पढ़ के जाना है अच्छे से। इसके जो 5 नंबर के क्वेश्चन, जो भी संभावित प्रश्न बन रहे हैं चैप्टर से, आपको उनको पढ़ के जाना है अच्छे से, कि अगर कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ देता है तो आप उसका अच्छे से आंसर लिख सके। आइए देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया है। जैसे 2015 के अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां पर पूछा गया कि संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करें। यानी कि जो संभववाद है इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की हुई है और ये क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना है कि ये संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, फिर संभववाद शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया है, संभववाद की संकल्पना है क्या, कहता क्या है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। और फिर आपको यहां पर बताना है कि संभववाद की संकल्पना किन विचारधारा को प्रस्तुत करती है और कौन से सोच को आपके सामने क्या कर रही है, प्रस्तुत कर रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो निश्चयवाद, नियतिवाद, या जैसे मानव का प्रकृतिकरण वाला जो कंसेप्ट है आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये जो संभववाद की संकल्पना है ठीक इसके उल्टा है, विपरीत है। ये बोलती है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति हमें क्या करती है, संभावनाएं देती है कि आप उसमें क्या कीजिए, अपना डेवलपमेंट का कार्य कीजिए। ये संभववाद की संकल्पना है, प्रस्तुत कर रही है। और ये जो निश्चयवाद या नियतिवाद या मानव का जो प्रकृतिकरण वाला जो धारणा है, कंसेप्ट है, ये उसका पूर्ण रूप से बायकॉट करती है कि नहीं, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। यहां पर हमने एक मॉडल आंसर उसका यहां पर प्रस्तुत किया हुआ है। और यहां पर जो ये ऊपर वाला आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक का जो पैराग्राफ है, यहां पर हमने मेंशन किया है कि ये जो संभववाद का जो संकल्पना है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, फिर अगले लाइन में आप देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है और ये क्या कर रहा है, ये संभववाद की संकल्पना किस विचारधारा को काट रहा होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद आगे देखेंगे जैसे यहाँ पे, तो ये संभववाद की मुख्य बातें कौन कौन सी है, यानी संभववाद क्या कह रहा है, इसके बारे में हमने यहाँ 4-5 पॉइंट आपको मेंशन किया है। और लास्ट में हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है आपको, आपके एग्जाम्पल के साथ में आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि संभववाद की जो संकल्पना है, ये जनक इसके हैं फ्रांसीसी विद्वान प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास, ये इस विचारधारा के प्रस्तुतित करता है। यानी इस संकल्पना को जिसने दिया है वो है प्रोफेसर विडाल डी ब्लास। लेकिन अगर संभववाद शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया हुआ है, तो इनके जो शिष्य हुआ करते थे लुसियन फैब्रे, लुसियन फैब्रे, तो लुसियन फैब्रे ने ही सबसे पहले संभववाद शब्द का इस्तेमाल किया था। तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि संभववाद की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो विडाल डी ब्लास के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हुआ था, तो आपको बताना है लुसियन फैब्रे ने। आप हमेशा शब्दों को देखकर ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि गलती वहीं पर होती है। क्वेश्चन हम पढ़ नहीं रहे होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे हम क्या कर देते हैं, गलत जवाब टिक करके आ जाते हैं। और जब आते हैं तो हमारा जब दिमाग जो होता है टेंशन से कम होता है, टेंशन जैसे ही कम होता है, परीक्षा का तनाव जैसे ही कम होता है और फिर से पेपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हम क्वेश्चन गलती कर दिए, इसका ये नहीं ये होगा, ये जानते हुए गलती कर दिए। क्योंकि आप क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं, पूरे शब्द को नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो आपको वहां पर आवश्यकता है कि पूरे शब्द को पढ़ें। तो जैसे हमने इसके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, पहला कि संभववाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो जब ये पूछे कि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो आपको बताना है प्रोफेसर विडाल डी ब्लास, यानी ऑप्शन में रहेगा, इसको टिक लगा देना है। और अगर पूछे कि संभववाद की या संभववाद जो शब्द है इसको किसने सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था या यूज किया था, उसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया हुआ था, तो आपको यहां पर बताना है लुसियन फैब्रे, जो उनके शिष्य हुआ करते थे। तो उन्होंने सबसे पहली बार संभववाद की या जो संभववाद जो शब्द है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था। अगर आगे देखें तो यहां पर हमने मेंशन किया कि यह संकल्पना निश्चयवाद या नियतिवाद की इस संकल्पना को पूरी तरह अस्वीकार करती है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। हमने बताया कि जब भी आपको आंसर लिखना है तो पहले बताना है कि यह संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह शब्द किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया, फिर आपको बताना है कि यह जो संकल्पना है किस पूर्व संकल्पना को
अस्वीकार कर रही है। तो जो निश्चयवाद की संकल्पना है और नियतिवाद की संकल्पना है, जिसे हम लोग मानव का प्रकृतिकरण भी बोलते हैं, आदि मानव जो हुआ करते थे, जो प्रकृति का दास हुआ करते थे, प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, तो उनकी जो अवधारणा है उस अवधारणा को ये क्या कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। फिर आगे आपको बताना है कि ये विचारधारा कह क्या रहा है। तो ये विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार भौतिक पर्यावरण मनुष्यों को अनेक अवसर प्रदान करते हैं, जिनमें से वो अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और मानदंडों के अनुसार चुन लेते हैं। यानी इस विचारधारा में प्राकृतिक सीमाएं तो संभववाद की मानी गई है, लेकिन व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। यानी प्राकृतिक सीमाएं भी हैं, लेकिन हमारे पास चयन करने की भी अवसर प्रदान किए गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, प्रकृति का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम प्रकृति का मनुष्यकरण किया जा सकता है, यानी मानवीकरण किया जा सकता है। इसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो ये हमें प्रकृति अवसर देती है कि हम प्रकृति का अपने अनुसार कैसे इस्तेमाल करें, प्रकृति को अपने अनुसार कैसे ढाल लें। ये प्रकृति हमें समय समय पे अवसर देती है। जैसे आज मान लीजिए हम लोग गर्म जगह पर रह रहे हैं, जहां पे जैसे क्या है कि जो जलवायु है पूर्ण रूप से गर्म है, वहां पे भी आज पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना ज्यादा विकास कर चुका है कि प्रकृति को हम अपने अनुरूप ढाल ले रहे हैं, ऐसे घरों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित किया है कि कितना भी वहां पे गर्म टेम्परेचर हो, गर्म वातावरण हो, हम उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं। या फिर जैसे अगर हम बात करें, चर्चाएं करें कि कैसे प्रकृति, तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। उन जीवों की उत्पत्ति भी हम लोग कृत्रिम तरीके से उनकी फिर से वापसी करा रहे हैं। ऐसे जैसे आप लोगों ने कभी एग्जाम्पल में या न्यूज में आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे एक प्रकार के जैसे भेड़िए थे जो क्या हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे, उनकी प्रजाति खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर से हमारे वैज्ञानिकों ने उनकी प्रजाति को फिर से पुनः वापस ला दिया है, कृत्रिम तरीके से उसको बनाकर। तो ऐसा ही हो रहा है। यानी बोला जा रहा है कि प्रकृति, संभववाद की संकल्पना में बोला जा रहा है कि प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है कि हम उनका इस्तेमाल अपने अनुरूप कर सकें। अब हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें यहां पर सोचना है। फिर आगे हमने यहां पर मेंशन किया कि ये जो है ये संकल्पना कह क्या रहा है। तो यहां पर ये पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहा है। यानी इस जो शब्द है, यानी कि जो बोला गया है कि मनुष्य प्रकृति का दास्य है, यहाँ पे ये संकल्पना जो है, संभववाद की संकल्पना है, इसको ये अस्वीकार कर रही है। दूसरा, इस संकल्पना में बोला गया कि पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है। यानी जो ये प्रकृति है हमारे सामने संभावनाएं प्रस्तुत कर रही है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, हम अपना डेवलपमेंट कर सकें। ये बातें यहां पर संभववाद की संकल्पना में बोला गया। फिर प्राकृतिक पर्यावरण इसमें निष्क्रिय है और मनुष्य उसमें सक्रिय है। यानी जैसे ही संभववाद की जो संकल्पना है, इसमें प्रकृति को निष्क्रिय बना दिया गया और इसमें मनुष्य को सक्रिय बना दिया गया। और पांचवा पॉइंट हमने यहाँ पे, यानी चौथा पॉइंट जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि मनुष्य अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और तकनीकी ज्ञान के विकास के आधार पर पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं का अपनी सुविधा के लिए उपयोग करता है। यानी हम अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और तकनीकी विकास की आवश्यकताओं के आधार पे, यानी हमें जैसा डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और पर्यावरण का अपने अनुरूप ढालते जा रहे हैं, अपने अनुरूप हम उनको बनाते जा रहे हैं। और यहाँ पर पांचवा हमने पॉइंट बनाया है कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। वो तो हम लोग करते ही हैं, हम जितने भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग पर्यावरण को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने वातावरण को, एक घर के वातावरण को ठंडा करने के लिए हमने एसी का निर्माण किया, तो क्या उस एसी से हमारा पर्यावरण प्रभावित नहीं होता है? हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेवलप करने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सड़क को बनाने के लिए, रोडवेज बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए हम लोग जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं। यानी कि हम प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उनसे प्रकृति प्रभावित हो रही है। ये ऐसा इस संभववाद की संकल्पना में बताया गया है। जैसे यहां पर हमने बताया कि लास्ट में एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं कि जैसे वतनाकुलित घरों का निर्माण करके अत्यधिक गर्म और ठंडे स्थानों पर चैन से रहना। यानी जहां ठंडा है,
ध्रुवीय प्रदेश में भी हम घरों का निर्माण करके वहां पे भी रह सकते हैं, इतना ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है। और या फिर सहारा डेजर्ट में भी जाकर हम वहां पे भी घरों का निर्माण करके अच्छे प्रकार से वहां का जो टेम्परेचर है अपने अनुरूप बनाकर वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य की श्रेष्ठता क्या करता है, सिद्ध करता है। जैसे ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि आज कृत्रिम प्रजनन की तकनीकों से पशुओं के नस्लों को विकसित किया जा रहा है। यानी कि आज हम कृत्रिम तरीके से जो भी पशु हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं या जो आज हैं उनकी भी जो नस्ल हैं उनको हम लोग विकसित करते जा रहे हैं। यानी कि यही बता रहा है, यह सिद्ध कर रहा है कि मनुष्य आज प्रकृति पर विजय प्राप्त करता जा रहा है, यानी प्रकृति से भी मनुष्य श्रेष्ठ होता जा रहा है। यही क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन 2015 में सिर्फ मात्र एक इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको पिछले 10 साल में केवल दिखाई देगा, जिसको हमने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया और उसका एक मॉडल आंसर भी बताया। और उस मॉडल आंसर में हमने क्या मेंशन किया है, या फिर आप भी जब अपना आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको इन बातों को वहां पे ध्यान रखना है। आपने जो संभववाद की संकल्पना को पढ़ाई की हुई है या ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में, तो आपको यहां पर यही ध्यान देना है कि जब भी आंसर लिखेंगे तो वहां पे ये संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, इस शब्द का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम किया हुआ है, फिर उसके बाद ये संकल्पना किस पूर्व संकल्पना या पूर्व विचारधारा को काट रही होती है और इस संकल्पना में क्या बोला गया है उसको यहां पर मेंशन करना है। और लास्ट में आपको यहां पर क्या कर देने हैं, उसके एग्जाम्पल बता देने हैं। एज इट इज यहां पर फिर नेक्स्ट जो पेज है, इस पेज पे हमने उसी को यहां पर इंग्लिश मीडियम में यानी इंग्लिश में भी हमने उसके मॉडल आंसर को प्रस्तुत किया हुआ है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ये पूरा आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में इसका मॉडल आंसर कैसे हो सकता है या क्या लिख सकते हैं उसमें, यहां पर वो आप देख सकते हैं। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 का किताब बुक है, जो पार्ट 1 बुक है उसका चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 यानी 2 वीडियो में हम लोगों ने इसमें क्या किया, समझा। पार्ट 1 में हम लोगों ने लघु उत्तरीय क्वेश्चन को समझा और पार्ट 2 में हम लोगों ने पार्ट 2 में हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को समझा। यानी कि पिछले 10 सालों में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन से पूछे गए हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं और कितने पूछे गए हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चाएं की हुई है। अगर आप अभी तक उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं और अगर आपका राजनीति शास्त्र भी है और राजनीति शास्त्र भी आपने नहीं देखा हुआ है, तो राजनीति शास्त्र के पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले जो किताब है, दोनों पुस्तकों पर हमने वीडियो बनाया हुआ है चैप्टर 1 के, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।